हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, वो है ह्यूमन राइट्स। तो आज हम ह्यूमन राइट्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले देखते हैं ह्यूमन राइट्स क्या है। सो इन द सिंपलेस्ट टर्म, human rights can be defined as the rights to which every human being is entitled to। मतलब सिंपल शब्दों में कहे तो ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स वो राइट है जो एक इंसान होने के नाते सबको मिलनी चाहिए। मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग एवरीवन शुड गेट इट। ओके, नेक्स्ट, these are essential condition required for achieving the full potential of human being। मतलब एक ह्यूमन बीइंग अगर वो है, एक इंसान वो अगर है, उसका जीने के लिए, उसका जो पोटेंशियलिटी है उसको उभर कर आने के लिए, उसका जो टैलेंट है वो बाहर आने के लिए, यही राइट्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट human rights can be traced back to the American Declaration of Independence। मतलब अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1776। एंड द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन ये कब हुआ था? 1789 पर। ओके, सो ये दो है जहां से ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ओरिजिन होता है। ओके, मतलब जो ओरिजिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट्स वो कहाँ से हुआ? एक तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से, और दूसरा है फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन। और इससे भी पहले जब 1215 में मैग्ना कार्टा रिलीज हुई थी इंग्लैंड में, सो उसे भी ह्यूमन राइट्स का एक बेस कहा जा सकता है। ओके, सो 1215 में जब मैग्ना कार्टा था इंग्लैंड में रिलीज हुआ, उसको हम कह सकते हैं उसका बेस है, ह्यूमन राइट्स का जो बेस है। Okay, next देखते हैं। However, only after the end of Second World War that the concept of human rights was universally acknowledged। मतलब जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था तब तक ये ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ था। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये जो ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है वो एक्नॉलेज्ड हुआ। नेक्स्ट, ये कब एडॉप्टेड हुआ? Adoption of the Universal Declaration of Human Rights on 10th December 1948 by United Nations General Assembly is considered a milestone step in the journey of human rights gaining global acceptance। मतलब क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक्नॉलेज्ड हुआ, लेकिन इसको एक मुकाम तब मिली जब यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली जो है वहां पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक एडॉप्शन लिया गया, एक नया स्कीम लिया गया जहां पर ह्यूमन राइट्स के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की बात की गई। ये कब किया गया? 1948 पर और 10th दिसंबर। द डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्शन हुआ कब? 1948 10 दिसंबर, जब ये ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट को ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिली। तब तक ये कुछ कुछ स्टेट को फॉलो करती थी। अब इसके बाद क्या हुआ? ऑल ओवर द वर्ल्ड इट वाज एस्टेब्लिश्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ये जो है। ओके, सो ये इसका 30 आर्टिकल है। ओके, इट हैज 30 आर्टिकल विच क्लियरली डिफाइन द स्कोप ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो डिक्लेयर हुआ 1948 10 दिसंबर को, उसका 30 आर्टिकल है। वहां पर इस 30 आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है कौन कौन से चीजों को हम ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं। सो देखते हैं एक एक करके कौन कौन से राइट्स हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 1 में बताया गया है फ्री एंड इक्वल स्टेट्स दैट ऑल ह्यूमंस शुड बी ट्रीटेड द सेम वे एज दे आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। इसका मतलब क्या है? हर इंसान
फ्री है, मुक्त है एंड इक्वल, दे आर ऑल इक्वल। मतलब क्या है, स्टेट्स जो राष्ट्र है वो ह्यूमन को सेम देखेंगे, मतलब कोई कास्ट का, कोई जाति का, कोई रेस का, कोई कलर का, कोई वुमेन और मेन में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। ऑल ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि वो बॉर्न इक्वली है हुए हैं, मतलब सब एक तरह से एक है, दे आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, तो सबको समानता मिलेगी। यही बात फर्स्ट आर्टिकल में कही गई है। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये आर्टिकल 2 में बात की, मतलब किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा है इसके अंदर, राइट्स कैन बी क्लेम्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बाय एनीवन रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। मतलब किसी भी इंसान को उसका सेक्स के ऊपर, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, किसी भी बेसिस पर उसको राइट्स का, उसको अधिकार लेने से रोक नहीं सकते। एवरीवन शुड टेक देयर राइट, सबको अधिकार मिलेगा, किसी को भी हम अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है राइट टू लाइफ, मतलब जीने का जो अधिकार है, मतलब हम ऐसा अधिकार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को यहाँ पर रहने का और जीने का अधिकार है। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ये आर्टिकल 4 में डिस्क्राइब किया गया। You can't enslave anyone, from no one has the right to treat you as a slave. मतलब किसी भी इंसान को आप आपके नौकर की तरह मतलब बिहेव नहीं कर सकते। All are human beings and they are individual, they are separate individual. आप उनको स्लेव की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये क्यों आया, क्योंकि बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ मेनी अदर स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स के इंडिपेंडेंस के पहले क्या होता था कि जो कॉलोनियल कंट्री थी वो क्या करती थी, जो कॉलोनीज थी उनके अंदर के लोगों को स्लेव की तरह बर्ताव करते थे। तो इसको स्टॉप करने के लिए, स्लेवरी को हटाने के लिए ये राइट पुट किया गया। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, ये आर्टिकल 5 में है। इट इज योर राइट, नो वन कैन टॉर्चर यू, कोई भी इंसान आपको टॉर्चर नहीं कर पाएगी। आप फ्री है, फ्री इंडिविजुअल, आप जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, आपको कोई टॉर्चर, इसके अंदर आप जो 3rd डिग्री यूज होती है पुलिस के द्वारा, वो भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ ही है। सो आप किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, इट इज आइदर फिजिकली और मेंटली, आप किसी को किसी भी तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 6 में बताया गया है राइट टू रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, मतलब यू हैव द राइट टू बी लीगली प्रोटेक्टेड, मतलब आपको लीगली प्रोटेक्शन मिलेगी। आप एक इंसान हैं, अगर आपने कोई भी अपराध के साथ अपराध की है, आपको कोर्ट में प्रोसीड किया जाएगा, इसके लिए आपको लॉ के द्वारा रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको फ्री लीगल अथॉरिटी के पास जाने की हेल्प की जाएगी, आप लीगली फ्री है, आपको लीगली प्रोटेक्शन दी जाएगी, मतलब ऐसे ही आपको एनकाउंटर नहीं की जा सकती है, आपको लीगल प्रोसीड्योर के थ्रू, आपको अगर पनिशमेंट हो तो लीगल प्रोसीड्योर के थ्रू आपको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड द लॉ अप्लाइज टू एवरीवन इन द सेम मैनर, ये आर्टिकल 7 में बताई गई। क्या है ये, मतलब आइन के द्वारा सब लोग इक्वल है, मतलब कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन वाला व्यक्ति है, तो ऐसे के लिए कोई लॉ कुछ एक्सक्लूडेड नहीं है, सबके लिए लॉ सेम ही है। सो आप कुछ भी कोई भी व्यक्ति हो, आपको लॉ के सामने आप एक ही हो। ओके, नेक्स्ट है एक्सेस टू जस्टिस, when your rights are not respected, you have the right to legal rescue, मतलब आपको अगर आपका राइट नहीं मिल रहा है, आपको आपका अगर अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो आप अपने अधिकार के लिए, अपने जस्टिस के लिए आप लड़ सकते हैं। इट इज योर राइट, इट इज एक्सेस टू द जस्टिस, ये आर्टिकल 8 में बताई गई है, मतलब आपको अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए आप खुद लड़ सकते। नेक्स्ट है
फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी डिटेंशन, आर्टिकल 9 में बताई गई है, आर्बिट्ररी डिटेंशन और अरेस्ट इज नॉट अलाउड, मतलब विदाउट एनी अरेस्ट सर्टिफिकेट कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको अरेस्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, उसके बाद आप अरेस्ट कर पाएंगे। विदाउट एनी कॉज आपको कोई अरेस्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है राइट टू अ फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10 में बताया गया है, एन इम्पार्शियल फेयर पब्लिक इंडिपेंडेंट ट्रायल इज अ राइट फॉर एवरीवन, मतलब कि आपने अगर कोई अपराध किया है, आपको पुलिस के हवाले किया गया है, लेकिन आपको कोर्ट में प्रोसीड करना इज मस्ट। अगर कोर्ट में प्रोसीड करने के बाद आपका एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगा जो आपका अपराध को मतलब राय देगा कि आपने अपराध किया है या नहीं, और उसके वहां पर आपको अपना पक्ष रखने में हेल्प किया जाएगा। एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रहेगा जो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। आपको ऐसे ही कोई सजा नहीं सुनाई जा सकती, अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको सजा सुनाई जा सकेगी। ओके, फ्री ट्रायल होगा, इसके लिए फेयर ट्रायल होगा, सॉरी फेयरली आपको ट्रीट किया जाएगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होगा, कोई इंडिपेंडेंस से आपका नहीं लॉस्ट किया जाएगा, आपको फ्रीली और इम्पार्शियली ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है प्री एजम्पशन ऑफ इनोसेंस, आर्टिकल 11 में बात की गई है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट प्रूवन दैट यू आर गिल्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ यू आर कंसिडर्ड इनोसेंट, जब तक कोई कोर्ट या लॉ आपको अपराधी नहीं बोलता है तब तक आप इनोसेंट हो। जैसे हम देखते हैं अब न्यूज में, कोई इंसान अगर गलती करे या ना करे उसको अपराधी घोषित किया जाता है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऐसा नहीं किया जा सकता है। सो इफ यू आर गिल्टी देन यू हैव टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर लॉ प्रूफ किया है कि आप गिल्टी हो, देन आपको सजा सुनाई जा सकेगी, उससे पहले आपको कोई गिल्टी नहीं कह सकता है, अगर करे तो वो वायलेशन होगा ह्यूमन राइट्स का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 12, राइट टू प्राइवेसी, इट इज योर राइट टू बी प्रोटेक्टेड इफ समवन इंटरफेयर इन योर पर्सनल अफेयर्स। आप पर्सनल लाइफ में क्या करेंगे, इसके अंदर कोई स्टेट, कोई सोसाइटी, कोई भी इंसान आपके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर पाएगी। इट इज अ राइट टू प्राइवेसी, आप अपने जीवन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, एनी प्रोफेशन यू कैन चूज, एनी ड्रेस यू कैन वेयर, एनी फूड यू कैन टेक, एवरीथिंग, आपको जैसा खाना है, पीना है, एनीथिंग यू कैन डू इन योर लाइफ, दैट इज योर प्राइवेसी। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इट इज द राइट टू लीव, मूव और इन रिटर्न टू योर कंट्री, आर्टिकल 13 में। क्या मूवमेंट मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, आप अपने कंट्री में बैक कर सकते हैं, आप दुनिया की किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं, वहां पर काम कर सकते हैं, दैट इज योर राइट, मतलब आप कहीं भी घूम सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है राइट टू असाइलम, आर्टिकल 14 में बताई गई है, इट इज योर राइट seek to protection in any other country if you are prosecuted at home, मतलब सोचिए कि आप एक रिफ्यूजी है, आपका स्टेट से आपको निकाला गया है, तो जो अलग स्टेट है, अदर स्टेट है, वो आपको एक असाइलम देंगे, वो एक प्रोटेक्शन देंगे, आपको एक होम वाला फीलिंग देंगे, आपको वहां रहने देंगे, आपको वहां काम करने की परमिशन देंगे, मतलब आपको वहां एक शेल्टर देंगे। सो राइट टू असाइलम, इफ एनी टाइम यू आर प्रोसिक्यूटेड फ्रॉम एनी अदर स्टेट, आपके स्टेट से आपको अगर निकाला गया है एनी अदर रीजन, रिलीजियस परसिक्यूशन हो सकता है, मिलिटेंट परसिक्यूशन हो सकता है, या आप छोड़कर आए हैं ऐसा भी हो सकता है, तो दूसरे स्टेट जो है, अदर्स जो कंट्री है, वो आपको एक प्रोसिक्यूशन, आपको एक प्रोटेक्शन देंगे उस स्टेट में रहने की। नेक्स्ट है राइट टू नेशनलिटी, आर्टिकल 15,
इट इज योर राइट टू बिलोंग टू अ कंट्री। आपका अधिकार है कि आप किसी स्टेट का मेंबर हो। आपको एक नेशनलिटी का प्रूफ देना स्टेट का कर्तव्य है। आप एक इंसान हैं और आप एक स्टेट के मेंबर हैं, ये आपका अधिकार है। नेक्स्ट, राइट टू मैरिज। ये आर्टिकल 16 में बताया गया है, एवरीवन हैज अ राइट टू मैरी व्हेन दे आर लीगली एबल। मतलब लीगल एज होने के बाद आप चाहे कभी भी शादी कर सकते हैं, वो दूसरे रिलीजन के साथ हो, दूसरे कास्ट के साथ हो, दूसरे जेंडर के साथ हो या सेम जेंडर के साथ हो, कोई भी। इसमें स्टेट आपको या इंटरनेशनल कोर्ट आपको इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अगर करे तो वो ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होगा। मतलब आप अपने लीगल एज के बाद शादी कर सकते। नेक्स्ट है राइट टू ओन प्रॉपर्टी। आर्टिकल 17 में ये बात कही गई है, इट इज योर राइट टू लीगली ओन थिंग्स विच कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम यू। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, वो प्रॉपर्टी आपसे आपका स्टेट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छीन नहीं सकता। अगर आपका प्रॉपर्टी वो है तो वो आपका प्रॉपर्टी रहेगा। सो दिट इज योर लीगल राइट्स फॉर प्रॉपर्टी। आपका जो प्रॉपर्टी है वो आप ही का रहेगा अगर आपने लीगली उसको रजिस्टर किया है तो। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन और बिलीफ। आर्टिकल 18 में बताया गया है, इट इज योर राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। मतलब आप कोई भी रिलीजन के हो, किसी भी विश्वास में मत रखते हो, तो आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसी रिलीजन से हो, आप चाहते हो दूसरा रिलीजन प्रैक्टिस करें, तो आप कर सकते हैं। इट इज योर फ्रीडम टू रिलीजन और बिलीव। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। दिस इज योर पर्सनल चॉइस, दिस इज योर पर्सनल फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल 19 पे है। नेक्स्ट क्या क्या बोलता है इधर, इट इज योर राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन फ्रीली विदाउट फियर। मतलब आपका जो मत है वो आप किसी से ना डर कर बता पाए। मतलब आपको लगता है कि आपका गवर्नमेंट, आपका जो स्टेट है वो इन लोगों के साथ गलत कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं विदाउट एनी फियर, बिना डर कर आप मीडिया को, पब्लिक को वो बात बता सकते हैं। इसके लिए कोई कोर्ट, कोई लॉ आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ असेंबली। आर्टिकल 20 में है, इट इज योर राइट टू असेंबल पीसफुली एंड फ्रीली। मतलब अगर आप चाहते हैं कि बहुत लोगों का एक गैदरिंग करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मस्ट बी इट इज पीसफुली एंड फ्रीली। आपको शांति रखकर वो असेंबली, आप एक सभा में जाना चाहते हैं, आप एक सभा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या सभा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू योर असेंबल। ओके, आप असेंबली में ज्वाइन कर सकते हैं, असेंबली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इट इज योर राइट। नेक्स्ट है राइट टू पार्ट टेक इन पब्लिक अफेयर्स। इट इज आर्टिकल 15, इट इज योर राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ कंट्री। मतलब आप चाहे तो आपका जो देश का पॉलिटिकल अफेयर्स है, राजनीतिक विषय है, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए वोटर, और एज ए आप चाहे तो वोट में खड़े भी हो सकते हैं और आप वोट दे भी सकते हैं, और वोट को लेकर कोई आपका जो ओपिनियन है वो शेयर भी कर सकते हैं। एनीथिंग एनीथिंग आपका जो देश का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको लेकर आप बोल सकते हैं, उसके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अंदर आप वोट दे सकते हैं। दिस इज योर राइट। नेक्स्ट है राइट टू सोशल सिक्योरिटी। एवरीवन हैज अ राइट टू फ्रीली डेवलप in the society and the society should assist an individual development. आप एक समाज में फ्रीली इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं और ये समाज आपको हेल्प करेगा कि आपका जो इंडिविजुअलिटी है, आपका जो इंडिविजुअलिटी है उसको ग्रो करने में, डेवलप करने में सोसाइटी आपको हेल्प करेगी, और सोसाइटी आपको सिक्योरिटी भी देगी कि आप सिक्योरली, फ्रीली सोसाइटी में रहे। सो इट इज योर राइट टू फ्रीली डेवलप
इन ए सोसाइटी, आप सोसाइटी में रह सकते हैं, सोसाइटी आपको हेल्प करेगी सोसाइटल वैल्यूज नॉर्म्स को कोप अप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है राइट टू वर्क, आर्टिकल 13 डील्स। ओके, इट इज योर राइट to work in a just and favorable condition and receive equal pay for equal work। ये क्या है? आप किसी भी वर्क को ज्वाइन कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है एंड एक काम के लिए एक ही पेमेंट मिलेगी। सोचिए कि आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपके साथ और एक ज्वाइन किया है, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप दोनों को इक्वल काम के लिए इक्वली पे करना होगा। फिर सोचिए आप औरत है और कोई मेल है, एक औरत एंड मेल एंड फीमेल बोथ शुड गिव इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। वो अगर इक्वल काम करते हैं तो इक्वली पे करना होगा, किसी को भी हम ज्यादा नहीं दे सकते और कम नहीं दे सकते। दिस इज योर राइट टू वर्क एंड राइट टू पे इक्वली। आप अगर काम करेंगे तो आपको इक्वली पे भी करना होगा। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 24 राइट टू लेजर एंड रेस्ट, राइट टू रेस्ट एंड टेक पेड वैकेशंस। मतलब आप एक जगह ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस में काम करते हैं, आपको रेस्ट और लेजर देना होगा विद पेड। मतलब आप जिस दिन ऑफिस नहीं जाएंगे वो आपका वैकेशन है, रेस्ट डे है, और उसके लिए भी आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है उस दिन के लिए भी आपको पे करना होगा। लेकिन क्योंकि आप एक इंसान है, हर समय आप काम नहीं कर सकते, आप एक मशीन नहीं है, ऑल ओवर द डे यू कांट वर्क, सो यू हैव टू टेक रेस्ट एंड यू टेक वैकेशंस। सो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है, उसको आपको वैकेशंस जो आप लेंगे वही टाइम पे भी आपको पे करना होगा। नेक्स्ट है राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट इज योर राइट टू मीट योर नीड्स। मतलब आप एक इंसान है, आपको इंसान के तौर पर जीने के लिए कुछ चीजें हैं बहुत जरूरी है, जैसे कि पानी, फ्रेश एयर, फ्रेश फूड, एक घर। ये मीट करने के लिए, ये सब क्राइटेरिया को आपको पास लाने के लिए गवर्नमेंट और स्टेट आपको हेल्प करेगी कि आपको मिले ये, आपको जीने के लिए जो जो चीज जरूरत है वो चीज को देने के मतलब आपको पाने के लिए स्टेट आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट टू एजुकेशन, इट डील्स इन आर्टिकल 26। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 21A पर बताया गया है। So no one can stop you from going to school and studying from on any grounds। आप अगर स्कूल या कहीं जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट, एजेंसी कोई नहीं रोक सकता। इफ यू वांट टू टेक एजुकेशन देन यू आर फ्री टू टेक एजुकेशन। आप चाहे तो एजुकेशन ले सकते हैं फ्रीली। नेक्स्ट है राइट टू टेक पार्ट इन कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक लाइफ। आर्टिकल 27 में बताई गई है इट इज योर राइट टू टेक पार्ट इन कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक लाइफ ऑफ योर कम्युनिटी। आप एक इंसान है, कोई भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो, साइंटिफिक हो या आर्टिस्टिक जो मीटिंग्स होती है वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपका ये अधिकार है। कोई कल्चरल प्रोग्राम है, कोई आर्टिस्टिक प्रोग्राम है, कोई साइंटिफिक एग्जीबिशन है, वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज योर राइट। नेक्स्ट है राइट टू फ्री एंड फेयर वर्ल्ड। आर्टिकल 28 में बताया गया है द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर शुड बी वन इन विच योर राइट शुड बी रेस्पेक्टेड। जो राष्ट्र होगा, जो देश होगा, जो वर्ल्ड होगा, वो फ्री एंड फेयरली ट्रीट करेगा अब सबको, सोशली सामाजिक तौर पर, पॉलिटिकली राजनैतिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड दे शुड गिव इक्वल राइट्स आल्सो। तो आप अगर थर्ड वर्ल्ड से हो, फर्स्ट वर्ल्ड से हो, कोई भी सिचुएशन से आप बिलोंग करते हो, आपको सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली आपको एक रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है ड्यू टू योर कम्युनिटी,
आर्टिकल 29 पर है, एवरीवन हैज ड्यूटीज टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी। मतलब आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप एक देश से बिलोंग करते हो, आप एक समाज से बिलोंग करते हो, अगर आप चाहे नहीं सॉरी, आपका कर्तव्य है कि उस सोसाइटी के लिए, उस कम्युनिटी के लिए आप कुछ करें। इससे कोई आपको नहीं रोक सकता है। जैसे कि वी आर ऑल फ्री टू ज्वाइन एनी एनजीओ, हम चाहे तो किसी भी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है इनएलिएनेबल राइट्स, एक्टिंग इन अ वे which destroyed human rights is forbidden। मतलब ह्यूमन राइट्स डिस्ट्रॉयड हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायोलेटेड हो रहा है, ऐसा सब कुछ को हम खत्म करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर मतलब ह्यूमन राइट्स को जो वायलेट कर रही है वो एकदम इलीगल है। ऐसे चीजों को हम इलीगल घोषित करेंगे जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करे, ह्यूमन राइट्स को डिस्ट्रॉय करे, ऐसे चीजों को हम एक इलीगल इलेजिटिमेट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दिस आर द की पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक तो है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स में। ओके, नेक्स्ट है इक्वलिटी, इक्वलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोऑपरेशन, सब कुछ में कोऑपरेटली होना चाहिए। नेक्स्ट है डिग्निटी, एवरी ह्यूमन शुड गिव हर डिग्निटी फॉर हिज और हर। नेक्स्ट है जस्टिस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। और एक्सेसिबिलिटी, वो जो चाहे वो उसके सामने एक्सेसिबल हो, वो पाए टाइम। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन राइट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। एक तो है एजुकेशन, नेक्स्ट है असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिलीजियन, स्पीच, इंफॉर्मेशन, प्रेस, थॉट, ये सब कुछ ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, so United Nations Charter and Universal Declaration of Human Rights are the most explicit expression of human rights and dignity। ये जो यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, वो क्या करता है, ह्यूमन को राइट्स प्रोवाइड करता है एंड डिग्निटी प्रोवाइड करता है। एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल द ह्यूमन हैव देयर डिग्निटी एंड राइट्स। ह्यूमन चार्टर पर एक स्पेशल मेंशन है ह्यूमन राइट्स को लेकर। ओके, सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ह्यूमन राइट्स एक काउंसिल किया है जो 2006 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। ये किस काम के लिए आता है, टू मॉनिटर ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स को क्या हम ठीक से मेंटेन कर रहे हैं या नहीं मेंटेन कर रहे हैं, इसको देखने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया जा रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिश किया गया है, वो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। वो मॉनिटर करता है कि ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक से मिल रहा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है इसका इसका 2 एरियाज में क्लासिफाइड किया है। एक है चार्टर्स बेस्ड बॉडीज, चार्टर्ड बेस्ड बॉडीज, एंड सेकेंड है ट्रीटी बेस्ड बॉडीज। तो यूनाइटेड नेशन ने एक काउंसिल गठन किया है ह्यूमन राइट्स को देखभाल करने के लिए 2006 में, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो काउंसिल है, इसको क्लासिफाइड किया है, इसका जो एरिया है काम का 2 टाइप, एक तो है चार्टर बेस्ड बॉडीज एंड सेकेंड है ट्रीटी बेस्ड बॉडीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है has the power to discuss all human rights issues and the situation that require its attention throughout the year। मतलब ये थ्रू आउट द ईयर काम करता है कि कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स वायोलेट हुआ है या नहीं, इंसान को ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं या नहीं, इफ ह्यूमन हैज द पावर टू टेल समथिंग, मतलब ह्यूमन को प्रॉपर ह्यूमन राइट्स मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसका देखभाल करती है ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल। जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ये एम्पावर्ड है to prevent the abuses of inequality and discrimination, protect the most vulnerable and expose the perpetrators।
मतलब क्या है? ये जो ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है, ये क्या करती है? इनिक्वालिटीज जो है, असमानता जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, इन सब से ह्यूमन को प्रोटेक्टेड करती है। और जो सबसे पीछे वाले संप्रदाय हैं हमारे, जो वर्नरेबल सेक्शन से आते हैं, सबऑल्टर्न सेक्शन से आते हैं, उनको मोस्टली उनको ज्यादा प्रोटेक्शन दिया, जैसे कि वुमेन को ज्यादा प्रोटेक्शन देना, चाइल्ड को ज्यादा प्रोटेक्शन देना, माइनॉरिटीज को ज्यादा प्रोटेक्शन देना, इन सब के लिए काम करता है ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल। कि इनइक्वालिटीज ना हो ये देखना, डिस्क्रिमिनेशन ना हो ये देखना, और जो सबसे पीछे है उनको आगे ले आने की बात करती है। नेक्स्ट है, ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2006 में एस्टेब्लिश हुआ है, इसका जो हेड ऑफिस है ये स्विट्जरलैंड पे है, जेनीवा पे। स्विट्जरलैंड जेनीवा पे इसका हेड ऑफिस है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, यहाँ पर 47 मेंबर स्टेट है। मतलब यहाँ पर 47 मेंबर स्टेट्स आर पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और ये 47 जो मेंबर स्टेट है वो यूनाइटेड स्टेट के ही मेंबर है, और व्हिच आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन का जो एक स्पेशल ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली, और ये साधारण सभा जो है वही ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, 47 जो मेंबर्स है, उसको इलेक्टेड करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स इज द प्रिंसिपल ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मतलब यूनाइटेड नेशन के अंदर जो ह्यूमन राइट्स को देखभाल करने के लिए एक कमीशन एस्टेब्लिश किए गए हैं, इसका नाम है द हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। द हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन के तरफ से ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। द हाई कमिश्नर हेड्स द ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इज अ पार्ट ऑफ यूएन सेक्रेटरिएट। सो यूएन सेक्रेटरिएट का एक पार्ट है ये द हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। द हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एक पार्ट है यूएन सेक्रेटरिएट का। ओके, ये जो ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है, ये 1993 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स में। ओके, जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन राइट्स के लेकर, वहां पर 1993 पर ये जो मतलब थ्योरी है ये एस्टेब्लिश की गई है। ओके, ये तो सॉरी है, तो ये एस्टेब्लिश की गई। और जो करंट हाई कमिश्नर है अभी, माइकल बैचलेट है। माइकल बैचलेट, ये आपका नाम याद रखना होगा। तो जो ये यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरिएट का एक पार्ट है हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ये एक ऑफिस है जो 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी ईयर, हर साल 10th दिसंबर को अब हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पालन करते हैं। सो ऑल ओवर दैट वर्ल्ड 10th दिसंबर को अब हम ह्यूमन राइट्स डे पालन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर सम ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स सबको मिलना चाहिए। एवरी ह्यूमन हैज राइट्स। हर इंसान के पास राइट्स है, और वो राइट वो अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। Everyone is free and we should be treated same way. सारे इंसान समान है, उनको सेमली ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट है, एवरीवन इज इक्वल टू डिस्पाइट डिफरेंसेस ऑफ स्किन कलर, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंसान को उसका स्किन कलर, सेक्स या रिलीजन के हिसाब से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, everyone everyone has a right to live and live in freedom and safely. हर इंसान को सेफली एंड फ्रीडम के साथ उसका जीवन अतिवाहित करना का अधिकार है। नेक्स्ट है, नो वन हैज अ राइट टू ट्रीट यू एज अ स्लेव, नॉट स्लेव। कोई आपको स्लेव नहीं बना सकता, कोई आपको टॉर्चर नहीं कर सकता। आप इक्वली फ्री है सबके हिसाब से। दिस इज द gist of human rights. So आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So all this is about the human rights.
तो ह्यूमन राइट्स एक राइट्स है जो ह्यूमन को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो इंसान है, इसलिए एज ए ह्यूमन बीइंग होने के नाते ये राइट इंसान को मिलती है। ओके, सो दैट्स द लेक्चर। थैंक यू।